अरुणाचल का रहस्य, मुखियाला की वापसी। विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 4, अधूरे वादों की परछाई। जब मैं बोंगठिंग बाबा से मिला तब मुझे एक सच्चाई का एहसास हुआ। वो जो खुशबू हवा में घुली रहती थी वह छाया के कारण नहीं थी, वह तान्या के आने से उठती थी। तान्या अपने अस्तित्व का प्रमाण खुशबू के रूप में देती थी। इस बात को समझते ही मैं तेज कदमों से घर की ओर बढ़ने लगा। इस बार डर नहीं था, बल्कि मेरे भीतर एक गर्व की भावना थी, क्योंकि तान्या ने मुझे अच्छा इंसान कहा था और यह भी कि शायद अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। घर पहुंचते ही मुझे याद आया कि पिछले 3 दिनों से मैंने अपना मोबाइल चार्ज तक नहीं किया था। न किसी को फोन किया, न बताया कि मैं सुरक्षित टूतिंग पहुंच गया हूं। मैंने जल्दी से अपना सूटकेस खोला और मोबाइल ढूंढा, चार्जिंग पर लगाया और जैसे ही मोबाइल ऑन हुआ देखा कि पारोमिता चाची के 80 मिस्ड कॉल्स थे और रुद्रनाथ के भी 25 कॉल्स। अब जिम्मेदारी थी पारोमिता चाची को फोन कर बताने की कि मैं ठीक हूं। लेकिन तभी उनका कॉल आ गया और जैसे ही मैंने फोन उठाया वो मुझ पर बरस पड़ी। एक बार फोन कर सकते थे, रोज एक बार बात करना क्या इतना मुश्किल है? उन्होंने डांटते हुए रोज फोन करने की हिदायत दी और फोन काट दिया। मैं शर्मिंदा था, शायद खुद से भी। उमाशंकर चाचा के जाने के बाद चाची बिल्कुल अकेली हो गई थी। उनका अब कोई नहीं था सिवाय मेरे। वो मेरे लिए एक मां की तरह थीं। अगर एक दिन भी मेरी आवाज न सुने तो घबरा जाती थी। लेकिन मैं तो उन्हें नजरअंदाज करता रहा। मैं इतना खो गया था अपने काल्पनिक रिश्तों में, उन लोगों की तलाश में जो कभी मेरे थे ही नहीं, कि जिन लोगों ने मुझे सच में चाहा, जिनका साथ मेरे पास था, मैंने उनकी कद्र नहीं की। मेरी तन्हाई का जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं खुद था। मेरी मां अक्सर कहा करती थीं, बेटा, भगवान ने इंसान को जो सबसे बड़ा वरदान दिया है वो है चयन की शक्ति। कौन अपना है और कौन पराया, यह तय करना हमारे हाथ में है। अगर तुमने एक बार रास्ता चुन लिया तो जिंदगी भी उसी रास्ते पर चलेगी, या तो सच की ओर जहां खुशियां मिलती हैं, या फिर कल्पना की ओर जहां बस अकेलापन और पश्चाताप होता है। और आज मैंने तय कर लिया, अब मैं अपने सपनों की दुनिया से बाहर आऊंगा और उन अपनों के साथ जीऊंगा जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं जान गया हूं, मैं कभी अकेला था ही नहीं, क्योंकि तान्या की खुशबू अब भी हवा में है और पारोमिता चाची की ममता मेरे साथ। मैंने जैसे ही रुद्रनाथ को फोन किया, उसने एक ही घंटी में फोन उठा लिया और बिना रुके बरस पड़ा। नालायक गधा, तू जिंदा है क्या? तेरा मोबाइल बंद क्यों था? तेरे कारण पारोमिता चाची कितनी परेशान हो गई थी, तू जानता है? यहां तक कि तेरी बहन जो कोसों दूर है, उसकी भी हालत तूने बिगाड़ दी। क्यों किया ऐसा? तू ठीक तो है ना? किसी ने हमला वमला तो नहीं किया रास्ते में? बोलना, चुप क्यों है अब? उसका मुझ पर यूं चीखना बिल्कुल जायज था। रुद्रनाथ ने हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह अपनाया, मुझे प्यार दिया, समझाया, और बदले में मैंने उसे कभी उसका सम्मान नहीं दिया। हमेशा उससे बहस कर लेता, उल्टे सीधे बोल जाता। रूठता मैं था और सॉरी वो बोलता था। उसने मेरी जान कई बार बचाई थी, पर मैं उसका कभी शुक्रगुजार नहीं रहा। लेकिन आज मैं शब्दों से नहीं, दिल से पछता रहा था। गला भरा हुआ था। मैं धीमी आवाज में बोला, हां भैया, मैं ठीक हूं, जिंदा हूं। पर पिछले 3 दिनों में ऐसा कुछ हुआ कि मैं जैसे अपने होश में ही नहीं था। इतना सुनते ही रुद्रनाथ की आवाज तेज हो गई। मैंने तुझे मना किया था कि अकेले मत जाना, मैं भी चलूंगा, और जहां मैं जाऊं वहां बॉबी और अजय भी। कौन था जिसने तुझ पर हमला किया? संजय मिश्रा या विजय शुक्ला? बोल, मुझे नाम बता, मैं देख लूंगा उन सबको। तू सिर्फ बता कि क्या हुआ था। मैंने उसे सब कुछ विस्तार से सुनाया और धीरे से कहा, कल पहली बार मैं डर गया था। मुझे लगा कि वो रात मेरी आखिरी रात थी।
रुद्रनाथ ने मेरी बात बिना टोक टोका पूरी सुनी। फिर गंभीर स्वर में बोला, डर मत। अब एक बात बता, ये छाया ये कहाँ रहती है? उसके परिवार में कौन कौन है? उसके सवाल ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने कभी छाया से ये सब पूछा ही नहीं था, न ये जानने की कोशिश की कि वो असल में कौन है, कहाँ रहती है। मैंने लगभग शर्म से डूबती आवाज में कहा, मैंने कभी पूछा ही नहीं। कुछ पल खामोशी छाई रही। शायद रुद्रनाथ उस चुप्पी में मुझे मन ही मन डांट रहा था, अपने गुस्से को पी रहा था। फिर उसने संयमित आवाज में कहा, भाई याद रख, जब भी किसी अनजान से मिलो, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, हमेशा सवाल पूछो, क्यों, कैसे, कहां और क्यों मैं। क्योंकि सुंदरता अक्सर इंसान को मोहजाल में फंसा देती है। जैसे सुंदर हिरण देखकर श्री राम भी चल पड़े थे, और जब श्री राम नहीं बच सके तो तू क्या है भाई। सबसे पहला काम, जब अगली बार छाया मिले, उससे पूछ कि वो कहाँ रहती है, घर पर कौन कौन है, और ये जो प्यार से वो माछेर झोल लाती है, इसके पीछे असली मकसद क्या है। और हाँ, सब पता करके मुझे बताना। अब मैं साइड जा रहा हूं, मुझे काम है, फिर बात करते हैं। फोन कट गया, पर उसका कहा दिल के किसी कोने में दर्ज हो चुका था। अब मैं बस छाया के आने का इंतजार कर रहा था। मन में लगातार सवाल उठ रहे थे, कहाँ रहती है वो, उसके घर में कौन कौन है, और सबसे बड़ी बात, वो हर रोज मुझसे मिलने क्यों आती है, वो मेरे लिए माछेर झोल क्यों लाती है। सुबह के 8 बज चुके थे, भूख लग रही थी, पर दिल कुछ बनाने का नहीं कर रहा था। रुद्रनाथ की बातों ने जैसे मन को बेकरार कर दिया था। मैं ही क्यों? उसने मुझ में ऐसा क्या देखा कि अचानक मेरा ख्याल रखने लगी। मैं रात भर सोया नहीं था, इसलिए थोड़ी देर बिस्तर पर लेट गया। पता नहीं कब नींद आ गई, और जब आंख खुली तो मोबाइल की घंटी बज रही थी। स्क्रीन पर नाम चमका, रुद्रनाथ। मैंने फोन उठाया और बोला, अरे अभी तो बात हुई थी हमारी, फिर कॉल क्यों किया? रुद्रनाथ हंसते हुए बोला, भाई, हमारी बात को 8 घंटे हो चुके हैं। घड़ी देख, शाम के 4 बज रहे हैं। किस दुनिया में जी रहा है तू? छाया आई थी क्या? पूछा उससे कुछ? मैंने घबराकर मोबाइल में टाइम देखा। वाकई 8 घंटे बीत चुके थे, पर मैंने उससे झूठ कहा। नहीं यार, छाया तो अभी तक नहीं आई। मैं उसका ही इंतजार कर रहा हूं। पता नहीं क्या हुआ। रुद्रनाथ ने शांत स्वर में कहा, वैसे वहां तो अब सूरज ढलने लगा होगा ना, देख लेना। छाया सिर्फ अंधेरे के बाद ही आएगी, लेकिन याद रखना, उससे ये मत कहना कि तूने मुझे उसके बारे में कुछ बताया है, और जो सवाल मैंने तुझसे कहे हैं वो जरूर पूछना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। वो ऐसा ही है, कोई बकवास नहीं, बस काम की बात। मैं उठा, रसोई में गया, थोड़े चावल दाल उबाले, आलू के साथ खाया। भूख जैसे शरीर से ज्यादा मन में थी। अब घड़ी की सुइयों पर नजर टिक गई थी। शाम थी या रात समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सूरज डूब चुका था। अंधेरा धीरे धीरे कमरे को निगलने लगा था। ठीक 6 बजने ही वाले थे। जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर पहुंची, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं झट से उठा, दरवाजा खोला। छाया सामने खड़ी थी, लेकिन आज उसके हाथ खाली थे। न माछेर झोल, न कोई थैला। मैंने उसे अंदर आने को कहा, पर आज भी वो नहीं बैठी। मैंने कई बार कहा, लेकिन हर बार वो इनकार में सिर हिलाती रही। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ अनकहा, असमझा, जैसे वो खुद अपने साथ कोई रहस्य लेकर आई हो। छाया मुस्कुराई और बोली, तो माधव जी, आपको तान्या दीदी ने दर्शन दे ही दिए, और आप तो अब आत्माओं के मार्ग के रक्षक भी बन गए हैं। वैसे अभी बहुत कुछ करना है आपको। दरअसल आज मैं आपको अपने घर निमंत्रण देने आई हूं। मेरे घर वालों से भी मिल लीजिएगा। मिलना तो चाहते हैं ना आप? मैं चौंक गया। आज छाया कुछ बदली बदली सी लगी। वो हिंदी तो बोल रही थी, मगर बोलने का अंदाज एकदम भोजपुरी जैसा था। वो कैसे जान गई कि बीती रात मेरे साथ क्या हुआ था, और बिना मुझसे पूछे ही सीधा निमंत्रण दे दिया। क्या वह मेरे मन की बात पढ़ रही थी? मैंने बिना विरोध किए ताला लगाया और उसके साथ बाहर निकल आया। मैं पैदल चलने ही वाला था, तभी छाया ने कहा,
माधव जी, आप अपनी जिप्सी ले लीजिए। घर के बाद हमें कहीं और भी जाना है, थोड़ी दूर है। मैंने हामी भरी। जैसे छाया चाहती थी वैसे ही सब हो रहा था। छाया का घर पास ही था, मगर नदी किनारे नहीं, एक कच्चे रास्ते से होकर पार की पहाड़ी की ओर चढ़ता था। उसका घर एक पहाड़ी पर बना हुआ आलीशान बंगलो था, जो दिखने में स्थानीय नहीं बल्कि विदेशी वास्तु का प्रतीत होता था। और हैरानी की बात यह कि जिप्सी सीधे उसके दरवाजे तक जाती थी। घर के अंदर दीवारें ओक की लकड़ी से बनी थीं और बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं, जिनसे सियांग की हवा टकराकर भीतर आती थी। छाया ने मुझे सोफे पर बैठाया और खुद अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो लौटी, एक वृद्ध दंपति के साथ। दोनों की उम्र लगभग 90 साल के आसपास जान पड़ती थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। छाया ने कहा, ये मेरे माता पिता हैं। इन्हें हिंदी नहीं आती, इसलिए ये आपसे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज इन्होंने आपके लिए विशेष व्यंजन बनाए हैं। चलिए डाइनिंग रूम में चलते हैं। मैं अब तक चुप था, पर छाया की स्पष्ट हिंदी, उसका भव्य घर और ये पूरा माहौल उसे कल के छाया से बिल्कुल अलग लग रहा था। डाइनिंग टेबल पर कुछ जवान लड़के व्यंजन परोस रहे थे, जो अरुणाचल के पारंपरिक लगते जरूर थे, पर परोसा गया खाना चाइनीज जैसा था। मैंने पूछा, ये सब क्या है? छाया मुस्कुराई। ये पॉर्ग है, यानी स्वर का मांस, और ये बैम्बू राइट भुना हुआ है। मैं भीतर तक सिहर उठा। माफ करना छाया, मैं ये सब नहीं खा सकता। मछली तो फिर भी ठीक है, पर चूहा कभी नहीं। मैं उठ खड़ा हुआ। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि छाया के माता पिता क्या सोचेंगे। मैं बस इस अजीब से माहौल से बाहर निकलना चाहता था। पर छाया ने कुछ नहीं कहा, न रोकने की कोशिश की, न आश्चर्य जताया, बस शांत रही। मैंने कहा, चलिए छाया, अब मैं चलूंगा। आपका घर देखकर अच्छा लगा। छाया ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, पर एक बार घर घुमा देती हूं। मैं जब घर देख रहा था तो एक खिड़की पर आकर ठिठक गया। वहां एक बड़ी सी टेलीस्कोप रखी थी। मैंने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा टेलीस्कोप है। क्या रेंज है इसकी? छाया मुस्कुराकर बोली, ये तो बस मेरा शौक है, रात को तारे देखने का। मैंने टेलीस्कोप से आकाश देखा, फिर अचानक टेलीस्कोप को अपने घर की दिशा में घुमा दिया। छाया ने तुरंत रोकते हुए कहा, अरे, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। इससे सौरमंडल के तारे और ग्रह देखे जाते हैं। ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप नहीं है। फिर वह मुस्कुराई और बोली, चलिए अब मठ चलते हैं। रात को मठ बहुत अद्भुत लगता है, और कभी कभी वहां अलौकिक रोशनी भी दिखाई देती है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस इशारे से आगे चलने को कहा। रास्ता सुनसान था, चारों ओर अंधेरा, सिर्फ जिप्सी की हेडलाइट की रोशनी साथ थी। मैंने कुछ देर बाद पूछा, छाया, एक बात बताओ, तुम इतना कैसे जानती हो आत्माओं के बारे में? तुम्हें तान्या की भी जानकारी थी, और तुम तो साइंस की ज्ञानी लगती हो। क्या तुम बताओगी, तुम कहां तक पढ़ी हो? छाया की मुस्कान धीमी पड़ी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी जिप्सी की लाइटें झपकने लगीं। मठ की ओर जाने वाला रास्ता अब और गहरा हो गया था। छाया के साथ उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर जिप्सी की हेडलाइट के आलोक में मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ पूछना, पर मेरे सवाल अब तक जितने साफ थे, उसके जवाब उतने ही धुंधले। मैंने पूछा था, तुम इतना सब कैसे जानती हो? आत्माओं के बारे में, तान्या के बारे में? और तुम तो साइंस की भी बहुत ज्ञानी लगती हो, पढ़ाई कहां तक की है तुमने? वो मुस्कुराई, पर कुछ नहीं बोली, बस आगे देखने लगी, जैसे मेरी बात उसके कानों तक तो पहुंची हो, पर जवाब देने का रास्ता अभी तय नहीं हुआ। जिप्सी अब मठ के पास आ चुकी थी। बाहर चारों तरफ गहरा अंधेरा था, सिर्फ मठ की ऊंचाई से आती धूप और मक्खन की धीमी सुगंध, और भीतर से टिमटिमाती दियों की रोशनी। छाया बोली, चलो माधव, अब भीतर चलते हैं। शायद आज कुछ ऐसा देखो जो बाकी नहीं देख पाते। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसके पीछे चल पड़ा। मठ का द्वार खुला था, पर अंदर एक अजीब सन्नाटा था, जैसे हर चीज बोलना चाहती हो, पर शब्दों का चुनाव अब मेरे हिस्से है। मठ के अंदर मैंने कुछ भिक्षुओं को देखा, कमर झुकी हुई, आंखें बंद। मौन के बीच वे किसी अनसुने मंत्र को दोहरा रहे थे।
छाया ने धीमे स्वर में कहा। आज तीसरा प्रहर है। इस समय जो भी ऊर्जा आसपास होती है वो किसी न किसी रूप में प्रकट हो सकती है, पर डरना मत, ये तुम्हारे लिए ही है। मैंने देखा कि उसकी आंखें आज थोड़ी अलग थीं। वो वहीं थीं, पर उनमें कोई और स्मृति थी, जैसे किसी और की आत्मा उस शरीर में बोल रही हो। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ा और कहा, छाया, मुझे अब सच जानना है। कौन हो तुम और तुम्हें मेरे मन की बात कैसे पता चल जाती है? और तान्या, वो क्या है? कौन है? और तुम इंसान हो या कुछ और? छाया ने मेरी तरफ देखा, एक लंबी भारी सांस ली। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन कोई भय नहीं। माधव, तुम जो पूछ रहे हो उसका जवाब मेरे पास नहीं, तुम्हारे भीतर है। मैं कौन हूं ये तुम तभी जान पाओगे जब तुम खुद को जान लोगे। वो चुप हो गई। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा, पर इस बार मौन से डर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत पुराना, कुछ जन्मों से अधूरा अब धीरे धीरे मुझसे बाहर आ रहा हो। मैंने छाया से कहा, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद ढूंढूंगा वो जवाब, चाहे वो मठ के नीचे दबे इतिहास में छुपे हों या तुम्हारी आंखों के पीछे किसी और जन्म के वादे में। छाया मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में इस बार कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक स्वीकार था। तुम्हें जो खोजना है माधव, वो अब शुरू हो चुका है, और मैं बस उस राह पर तुम्हारी छाया हूं। उस रात जब हम मठ से बाहर निकले, छाया ने एक शब्द और नहीं कहा। वो बस मुझे एक संगमरमर की सीढ़ी की ओर ले गई, जो मठ के पिछवाड़े से नीचे उतरती थी। एक गुप्त तहखाना। मैंने उसे कई बार देखा था, पर कभी खुला नहीं देखा। यहाँ वो बातें दफन हैं जो जुबान से नहीं, कर्मों से बोली जाती हैं। मैं एक पल को ठिठका, पर फिर अंदर चला गया। तहखाना ठंडा था, दीवारों पर नमी थी और फर्श पर पुराने कालीनों की गंध। एक कोने में लकड़ी का एक भारी संदूक रखा था। उस पर लाल धागों से बंधी कुछ तांत्रिक आकृतियां बनी थीं। छाया ने मुझे इशारे से आगे बढ़ने को कहा। मैंने संदूक खोला और उसमें रखे कागजों, चित्रों और एक पुरानी डायरी को देखा। डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, तान्या दोरजी, साल 1942। मैंने पूछा, छाया, ये तान्या वही है ना जो आत्मा है? छाया ने गर्दन हिलाई धीरे से, और फिर पहली बार उसने मेरी ओर पीठ की, जैसे अब आगे तुम जानो। तान्या की डायरी, पहली प्रविष्टि 15 अगस्त 1942, सियांग घाटी। मुझे आज फिर वो सपना आया जहां एक आदमी मुझे खोज रहा था। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो मैं हर रात महसूस करती हूं। उसकी उम्र 40 से ज्यादा थी, पर उसका चेहरा जैसे मैंने किसी पिछले जन्म में देखा हो। क्या वो मुझे खोज रहा है या मैं ही उसके इंतजार में हूं? मैंने डायरी को कसकर पकड़ा। छाया, ये क्या है? उसने कहा, ये सिर्फ डायरी नहीं, तुम्हारी और तान्या की अधूरी कहानी है। मैं क्या पिछले जन्म में तान्या को जानता था? मेरा सिर चकराने लगा, हाथ कांपने लगे। छाया अब मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें नम थीं। तुम सोच रहे हो ना कि मैं कौन हूं? क्या मैं इंसान हूं या परछाई? तो सुनो माधव, मैं वही छाया हूं जो हर जन्म में तुम्हारे साथ थी, कभी दोस्त बनकर, कभी पथ प्रदर्शक बनकर और कभी बस मौन बनकर। मैंने कांपते हाथों से डायरी का अगला पन्ना खोला। स्याही कुछ फटी फटी थी, जैसे वक्त ने भी इन लफ्जों को छुपाने की कोशिश की हो। 20 अगस्त 1942। आज मैंने फिर उसी आदमी को देखा। वो मठ की सीढ़ियों पर खड़ा था, दूर से देख रहा था मुझे, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर जुबान खो बैठा हो। मैंने मुस्कुराकर सिर झुकाया, लेकिन अंदर से कांप रही थी। कुछ तो था उस नजर में, जैसे वादा किया हो और निभाया ना हो। पढ़ते पढ़ते मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने छाया की ओर देखा। वो चुपचाप खड़ी थी, जैसे जानती हो कि आगे क्या लिखा है, पर चाहती हो कि मैं खुद पढ़ूं, खुद समझूं। 23 अगस्त 1942, रात का तीसरा पहर। आज मठ के पीछे वाली गुफा में बुलाया गया था। बाबा ने कहा, तान्या,
आज तुम्हारा यज्ञ है। आत्माओं के मार्गदर्शन के लिए तुम्हें अंतिम बलि देनी होगी, अपने भय की। लेकिन वो भय कोई आम डर नहीं था। वो उस अधूरे प्रेम का डर था जो अब तक बस एक एहसास बनकर मेरे साथ था। मैंने अंतिम बार आकाश देखा और वो चेहरा जो अब भी मुझे खोज रहा था। शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने डायरी बंद कर दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे सीने में कुछ टूटा था, जैसे कोई भारी वादा था जो मैंने कभी तान्या से किया था और निभा नहीं सका। मैं बोला, छाया, क्या मैं वही आदमी हूं जिसकी तान्या बात करती थी? छाया की आंखें अब आंसुओं से भर चुकी थीं। वो धीरे से बोली, माधव, वो यज्ञ अधूरा रहा था क्योंकि उसका प्रेम उत्तर नहीं पा सका था। और तुम वही उत्तर हो जो उसे उस जन्म में न मिला। इसलिए तुम आज यहां हो, इसलिए मैं अब भी यहां हूं। मठ के बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैं चुप था, पर अब मेरे भीतर कोई टूटी हुई चीज जुड़ने लगी थी। मैंने धीरे से पूछा, अब क्या करना है छाया? वो मुस्कुराई और बोली, अब उस गुफा में चलो जहां तान्या ने अपनी अंतिम सांस ली थी, जहां उसका इंतजार आज भी हवा में भटका है। शायद वो अब भी तुम्हें पहचान ले। हम मठ से बाहर निकले तो हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। छाता नहीं था हमारे पास, पर मुझे परवाह नहीं थी। छाया मेरे आगे आगे चल रही थी और हर कदम पर वो जैसे मुझे किसी पुरानी स्मृति की ओर ले जा रही थी। हम कच्चे रास्तों से उतरकर एक संकरी पगडंडी पर आ पहुंचे, जहां पेड़ों की डालियां इतनी झुकी थीं कि लगता था कोई हमें रोकना चाहता हो या फिर सावधान करना। आखिरकार हम एक चट्टानी पहाड़ी के नीचे पहुंचे। वहां एक पत्थरों से घिरी संकरी गुफा थी। उसके द्वार पर ताम्र की पट्टियां लगी थीं और बीचों बीच कोई प्राचीन मंत्र खुदा हुआ था। छाया ने मुझसे कहा, ये वही गुफा है जहां तान्या ने अंतिम बार प्रार्थना की थी, और शायद वहीं वो आज भी रुकी हुई है। मैंने गहरी सांस ली और भीतर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था, बस एक टॉर्च और छाया का साथ था। जैसे ही मैं गुफा के गर्भ में पहुंचा, मुझे एक सुगंध का झोंका महसूस हुआ, वही जो मैंने पहली बार छाया से मिलते समय पाई थी। एक सीली धूप, लोबान और गुलाब की महक। मैंने आंखें बंद कर लीं और उस क्षण मैंने वो दृश्य देखा जैसे सपना नहीं सच हो। मैं उसी गुफा में था, लेकिन साल 1942 था। मेरे सामने तान्या बैठी थी, गेरुए वस्त्रों में, आंखें बंद किए। उसके होठों पर एक मंत्र था, पर आंखों में मेरा अक्स। उसने आंखें खोलीं और मेरी ओर देखा। तुम आ गए, पर अब बहुत देर हो चुकी है माधव। वादा तो तुमने किया था, लेकिन निभाया किसी और जन्म में। क्या अब तुम मुझे मुक्त करोगे? मैंने आंखें खोल दी। पसीने से भीगा हुआ था, पर बारिश अब भी बाहर गिर रही थी। छाया मेरे पास खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। वो तान्या की आंखों जैसी लग रही थीं। मैंने धीरे से पूछा, छाया, क्या तुम ही तान्या हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखा और बोली, अगर मैं होती भी तो क्या तुम मुझे मुक्त कर पाते? मैंने उसके दोनों हाथ थामे और गुफा के मध्य बैठ गया। आंखें बंद कर लीं और वही मंत्र दोहराया जो तान्या की डायरी में लिखा था। शब्द नहीं थे वो, एक क्षमा थी, एक स्वीकार था। और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, गुफा के भीतर हवा घूमने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोलीं, छाया वहां नहीं थी। सिर्फ एक सफेद दुपट्टा पड़ा था पत्थर पर, और हवा में वो सुगंध अब नहीं थी, पर मेरे भीतर कोई शांति थी। मैं जानता था अब तान्या मुक्त हो गई है। छाया कहीं नहीं दिखी। उसका वो दुपट्टा अब भी मेरे पास था। मैं रोज उसे तहकर अपने बिस्तर के पास रखता था, जैसे कोई मौन साथी। रुद्रनाथ ने फोन किया और कहा, अब तुझे समझ में आया जो तुझे समझना था? मैंने बस इतना कहा, हां भाई, अब मैं समझ गया हूं कि जो साथ होते हैं उन्हें खोने से पहले कद्र करना सीखना चाहिए। एक शाम बरामदे में रखे एक पुराने संदूक को साफ करते वक्त मुझे एक लिफाफा मिला, जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, तुम्हारे लिए माधव। लिफाफा खोलते ही उसमें एक पन्ना था, छाया की लिखावट में। माधव, मैं किसी जन्म में तान्या थी, किसी जन्म में तुम्हारी छाया बनी, और किसी जन्म में सिर्फ एक परछाई।
लेकिन हर जन्म में मैंने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा। आज तुमने मुझे मुक्त किया और इस बार तुम खुद को भी आजाद कर पाए। मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि जब भी तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरोगे, मैं वहां मिलूंगी, एक मौन में, एक रोशनी में। छाया। अब मैं माधव हूं, वही जो कभी धूप से डरता था, पर अब छाया को समझता है। मैं मठ के बाहर बैठकर हर शाम तारे देखता हूं जिन्हें छाया टेलीस्कोप से देखा करती थी। मैं जानता हूं हर एक में एक कहानी है और शायद एक छाया भी। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें, ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।